अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस ऑर्डर का है, तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कुछ कैलकुलेशन वाली बात नहीं है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आप चेक कर लो कितने किस ऑर्डर का है, और फिर जो भी आंसर बन जाएगा वो आपको याद रखना है। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन एक वर्टिकल प्लेन होता है जो आगे जाके मैग्नेटिक एक्सिस को कंटेन करता है। तो ये पॉइंट नहीं है, हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है, ये क्या है, एक वर्टिकल प्लेन है। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन, उसका नाम होता है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है उसका नाम क्या होता है, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिप इक्वेटर पे क्या होगी, तो इक्वेटर यहाँ पे क्या मतलब हुआ, तो ये मानेंगे हम मैग्नेटिक इक्वेटर, और मैग्नेटिक इक्वेटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड एकदम हॉरिजॉन्टल होता है। मैग्नेटिक पोल्स पे नेट मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल होता है, मैग्नेटिक इक्वेटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल होता है। तो अगर हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है तो एंगल ऑफ डिप जो है वो 0 होगा। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज हैज ए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, सिर्फ दो जगह नहीं होता है, और वो होंगे मैग्नेटिक पोल्स, एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, एक मैग्नेटिक साउथ पोल। वहां पे प्योरली अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल नहीं होता है। तो आंसर बनेगा मैग्नेटिक पोल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो दिया है वो 1/√3 टाइम्स वर्टिकल कंपोनेंट दिया है, और एंगल ऑफ डिप पूछ रहे हैं। तो ये बहुत ही आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा एंगल ऑफ डिप का। एंगल ऑफ डिप जो होता है वो होता है आपका वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल निकालेंगे तो यहाँ से √3 आ जाएगा, और √3 का मतलब एंगल ऑफ डिप जो हुआ वो वहां पे कितना हुआ, 60 डिग्री हुआ। लेट V एंड H बी द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ नियर द नॉर्थ पोल। अब आप नॉर्थ पोल के पास पहुंच रहे हो, तो पोल में तो वहां तो वर्टिकल कंपोनेंट बहुत ज्यादा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ही नहीं। ठीक, तो आंसर क्या बनेगा, वर्टिकल कंपोनेंट इज मच मच ग्रेटर देन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इफ ए मैग्नेट इज सस्पेंडेड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन से 30 डिग्री पे हमने वर्टिकल मैग्नेटिक, उसको डिप सर्किल कहेंगे हम, डिप सर्किल होगा बेसिकली। तो डिप सर्किल को जो हमने फिक्स किया है, डिप सर्किल का जो वर्टिकल प्लेन फिक्स किया है वो मैग्नेटिक मेरिडियन से 30 डिग्री फिक्स किया है हमने, और वहां पे डिप निडल जो है वो 45 डिग्री एंगल बना रही है। तो रियल डिप क्या होगा, तो जो एपरेंट डिप का फॉर्मूला होता है टेन डेल्टा डैश, वो होता है एक्चुअल डिप टेन डेल्टा अपॉन कॉस थीटा। अब समझ लेते हैं ये क्या क्या चीजें हैं। ये तो है एक्चुअल डिप, ये है एपरेंट डिप। अब एपरेंट डिप कौन से प्लेन में है, कौन से प्लेन में, मैग्नेटिक मेरिडियन में अगर होता है प्लेन तो एक्चुअल डिप होती है। मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा जो दूसरा प्लेन आपने चूज किया है जिसमें एपरेंट डिप है, ये उस प्लेन का एंगल है, थीटा जो है वो दूसरे वर्टिकल प्लेन का एंगल है मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ। फिर से सुनो, मैग्नेटिक मेरिडियन में तो एक्चुअल एंगल ऑफ डिप होता है, और अगर आपने कोई वर्टिकल प्लेन ऐसा चूज किया जो मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा कोई दूसरा वर्टिकल प्लेन है, तो उसमें जो एंगल ऑफ डिप होता है उसको एपरेंट एंगल ऑफ डिप कहते हैं। तो ये है एपरेंट एंगल ऑफ डिप, ये एक्चुअल एंगल ऑफ डिप, और दोनों वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन और जो दूसरा वर्टिकल प्लेन उनके बीच का जो एंगल है वो ये थीटा होता है। ठीक, अब देखें हमारे पास क्या क्या, हमारे पास एपरेंट एंगल ऑफ डिप है 1045 डिग्री, और हमसे एक्चुअल एंगल ऑफ डिप पूछी जा रही है 10 डेल्टा अपॉन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल है मैग्नेटिक मेरिडियन और जिस प्लेन में हमने मैग्नेटिक नीडल को सस्पेंड किया उनके बीच का एंगल है 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा cos 30। तो बस सॉल्व कर लेते हैं, ये वन हो जाएगा, cos 30 जो होता है वो √3/2 होता है, तो इधर आ जाएगा आपका √3/2, और ये हो गया 10 डेल्टा। तो यहाँ से डेल्टा कितना आ जाएगा, तो डेल्टा आपका आ जाएगा 10 इनवर्स √3/2, 10 इनवर्स √3/2। सो योर आंसर इज ए पार्ट। The dip at a place is delta. For measuring it, the axis of dip needle is perpendicular to the magnetic meridian. If the axis of dip needle makes an angle theta with the magnetic meridian, then the apparent dip will be given by। ठीक है, आराम समझो। किसी प्लेस पे डिप का एंगल, डिप एंगल डेल्टा है, उसको मेजर करने के लिए डिप निडल की एक्सिस समझना, डिप निडल का प्लेन नहीं, डिप निडल का प्लेन नहीं, डिप निडल की एक्सिस। ठीक है, जैसे मान लिया ये डिप सर्कल है, आराम समझना, ये डिप सर्कल है और ये मान लिया डिप निडल है। ठीक,
तो डिप निडल की ये जो सेंटर से पास कर रही होगी, इसके सेंटर से जो पास करेगी और इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, उस एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो एक्सिस को तो मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा ताकि ये जो डिप सर्कल है ये मैग्नेटिक मेरिडियन में आ जाए। अगर डिप सर्कल पूरा का पूरा मैग्नेटिक मेरिडियन में होगा, ये जो वर्टिकल प्लेन है, ये वाला जो वर्टिकल प्लेन है, ये वाला, ये अगर मैग्नेटिक मेरिडियन होगा तो डिप निडल की ये जो एक्सिस होगी, ये जो एक्सिस वो मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर होगी। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो कि एक्सिस को रखो मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर ताकि डिप सर्कल मैग्नेटिक मेरिडियन में आ जाए आपका। तो वहां पे जो एक्चुअल मेजर करेगा, ये जो एक्चुअल एंगल ऑफ डिप मेजर करेगा, यही एक्चुअल एंगल ऑफ डिप होगा। ठीक है, क्योंकि डिप सर्कल जो है वो मैग्नेटिक मेरिडियन में। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं जो एक्सिस है वो थीटा एंगल बना रही है मैग्नेटिक मेरिडियन से। तो एक्सिस अगर थीटा एंगल बनाएगी तो डिप सर्कल का जो प्लेन है वो 90 माइनस थीटा एंगल बनाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन से। तो अब जिस प्लेन में हमने रखा है वो प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन से कितना एंगल बना रहा है, 90 माइनस थीटा। वर्टिकल प्लेन, कोई भी वर्टिकल प्लेन है, और ये क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन, जिसके बीच में मैग्नेटिक मेरिडियन, जिसके बीच में एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। तो वहां पे एपरेंट डिप कितना होगा, तो हमारे पास फॉर्मूला है tan डेल्टा डैश इज इक्वल टू tan डेल्टा अपॉन उन दोनों प्लेन्स के बीच के एंगल का कॉस, और कॉस यहां पे लिखेंगे हम 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो एपरेंट डिप जो आपका आ रहा है वो आ रहा है tan डेल्टा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा ऊपर पहुंचेगा तो ये बन जाएगा कोसेक थीटा। तो tan डेल्टा कोसेक थीटा आपका आंसर बनेगा। सो योर आंसर इज ए पार्ट। एट ए न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट की बात कर रहे हैं। न्यूट्रल पॉइंट पे क्या होता है, तो न्यूट्रल पॉइंट वो होता है जहां पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, द फील्ड ऑफ मैग्नेट इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड ऑफ अर्थ, गलत है। फील्ड ऑफ अर्थ इज जीरो, ये भी गलत है। फील्ड ऑफ मैग्नेट इज जीरो, ये भी गलत है। तो इसका आंसर बनेगा नन ऑफ दीज। मैग्नेट का फील्ड और अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड वो आपस में क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट, उसको कहते हैं हम न्यूट्रल मैग्नेट, न्यूट्रल पॉइंट। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करेगा, तो वो करंट मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर है, क्या मेजर करेगा, करंट। आई इज प्रोपोर्शनल टू tan थीटा होता है वहां पे। दो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर हैं, ए एंड बी आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट इन देयर नंबर ऑफ टर्न्स। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ऑन पासिंग ए करंट थ्रू देम डिफ्लेक्शन ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री आर प्रोड्यूस्ड। ठीक, तो सीरीज में है तो दोनों में करंट तो सेम ही होगी। सीरीज में है तो दोनों में करंट जो है वो क्या होगी, सेम ही होगी। अब एक में डिफ्लेक्शन आया 60 डिग्री और एक में डिफ्लेक्शन आया 30 डिग्री, और नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो पूछ रहे हैं। तो मान लिया इसके नंबर ऑफ टर्न्स एन ए हैं और इसके नंबर ऑफ टर्न्स एन बी। तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं, क्या क्या होता है उसमें, क्या सिचुएशन होती है। ठीक है, तो उसमें एक कॉइल होती है इस तरह से, और नंबर ऑफ टर्न्स मान लिए एन है, और रेडियस मान ली आर है, और करंट मान लिए आई फ्लो हो रही है। तो इसकी वजह से इसका सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बी, वो आपका आ जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ठीक, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होता है बी एच। तो जो नेट सेंटर पे निडल होगी वो उस डायरेक्शन में रहेगी जिस डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये एंगल हम लिख लेते हैं थीटा। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, या फिर हम ये वाला एंगल थीटा ना लिख के, खुद समझना है, अगर इसमें करंट जीरो होगी तो मैग्नेटिक नीडल हॉरिजॉन्टल, अर्थ के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हो गई। जैसे जैसे करंट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, तो जो मैग्नेटिक नीडल है वो इस तरफ घूमना शुरू करेगी। तो जो डिफ्लेक्शन माना जाएगा, अगर मैग्नेटिक नीडल इस तरफ है तो डिफ्लेक्शन जो माना जाएगा वो ये माना जाएगा थीटा। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। अगर कॉइल में कोई करंट नहीं होगी तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ही डोमिनेट करेगा। तो मैग्नेटिक नीडल जो सेंटर पे होती है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की, वो अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की तरफ होगी, और जैसे जैसे मैं कॉइल में करंट फ्लो कराऊंगा वैसे वैसे ये वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और ये वाला जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो नीडल धीरे धीरे इस तरफ शिफ्ट होगी। तो ये वाला एंगल जो है वो डिफ्लेक्शन माना जाएगा। तो अगर हम देखें tan थीटा कितना आएगा डिफ्लेक्शन, तो ये आ जाएगा b अपॉन बी एच, और b कितना होगा, b हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r और डिवाइडेड बाई बी एच। तो यहाँ से साफ पता लग रहा है कि जो एंगल है, अगर दोनों में करंट सेम है तो ये जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है ये नंबर ऑफ टर्न्स की क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो पहले वाले में एंगल 60 डिग्री है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन ए है, दूसरे वाले में एंगल 30 डिग्री है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन बी है। तो हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं tan 60 अपॉन tan 30
इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सेम है। तो यहाँ से एन ए अपॉन एन बी का जो रेशियो है वो 3:1 आ जाएगा। सो योर आंसर इज बी पार्ट। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कंपेयर कर सकते हो, मैग्नेटिक मूवमेंट भी कंपेयर कर सकते हो, दो अलग अलग पोजीशन पे अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो भी कंपेयर कर सकते हो, सब कुछ कंपेयर कर सकते हो। तो आंसर क्या बनेगा इसका? डी पार्ट, ऑल ऑफ दीज। अगले वाले में कह रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट इन ए फील्ड इज 2 सेकेंड। टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकेंड है। अब इसको हमने दो इक्वल पार्ट्स में अलोंग द एक्सिस कट किया, तो टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम इंटू बी। बी कौन सा? बी एच वाला, ठीक है। जो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर का जो टाइम पीरियड होता है वो ये फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम, और बी की जगह क्या डालते हैं? बी एच, अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब हम कर क्या रहे हैं वो आप समझना। हमने बार मैग्नेट को उसकी एक्सिस के अलोंग काटा ऐसे, तो होगा क्या? मैग्नेटिक मोमेंट तो आधा हो जाएगा, पक्का है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या फर्क पड़ेगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है मास इंटू लेंथ का स्क्वायर अपॉन 12। तो लेंथ तो सेम रखिए, मास आधा हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आधा हो जाएगा, ठीक है। आई भी आई बाई 2 बन जाएगा। अब अगर आई भी आई बाई 2 है और मैग्नेटिक मोमेंट भी एम बाई 2 हो गया है तो ये तो वापस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम पीरियड जैसा है वैसा ही रहेगा, 2 सेकंड 2 सेकंड ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने इसको ऐसे काटा होता, इस तरह से काटा होता उसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर, तब मैग्नेटिक मूवमेंट तो आधा हो जाता, लेकिन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में मास भी आधा होता और लेंथ भी आधी होती, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आई बाई 8 हो जाता, ठीक। और आई बाई 8 होता तो टाइम पीरियड टी बाई 2 बचता। कैसे? यहाँ आई की जगह डालते आई बाई 8, एम की जगह डालते एम बाई 2, तो 1/4 का फैक्टर बचता, अंडर रूट के बाहर 1/2 आ जाता, तो टाइम पीरियड क्या होता? टी बाई 2। तो अगर हम ऐसे काट रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसे काट रहे हैं तो टाइम पीरियड आधा हो जा रहा है। एक बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग विद ए टाइम पीरियड ऑफ 3 सेकंड। 3 सेकंड से वाइब्रेट कर रही है, फील्ड स्ट्रेंथ हम 4 गुना कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड पूछ रहे हैं कितना होगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा लेते हैं और अभी आपको आंसर मिल जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी एच। कुछ भी चेंज नहीं है, चेंज सिर्फ इतना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसको हम 4 गुना कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो पहले 3 सेकंड था, अब कितना बचेगा? 1.5 सेकंड्स।